दिल्ली की साकेत अदालत ने तबलीगी जमात से जुड़े 36 गैर मुल्की बाशिंदों को बरी कर दिया। गैर मुल्की बाशिंदों पर वीजा कानून और कोरोना गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी का इल्जाम था। इससे पहले अदालत ने सबूत की कमी पर 8 गैर मुल्की बाशिंदों को बरी किया था। इस तरह 42 गैर मुल्की बाशिंदों को इल्जामात से बरी कर दिया गया है। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अरुण कुमार गर्ग ने 14 ममालिक के बाशिंदों को बरी कर दिया। वाज़ रहे कि गैर मुल्की बाशिंदों पर रवा बरस 24 अगस्त को मुख्तलिफ सेक्शंस के तहत इल्जामात आयद किए गए थे। मार्च में तबलीगी जमात के मरकज हजरत निजामुद्दीन में रहने और वायरस को फैलाने का इल्जाम लगाया था। गैर मुल्कियों पर वीजा कानून की खिलाफ वर्जी का भी इल्जाम लगाया गया था। और अब बात जामिया तशद्दुद का 1 साल मुकम्मल होने की। सीएए और एनआरसी के खिलाफ एहतजाज में शामिल जामिया मिलिया इस्लामिया के तुलबा के खिलाफ 1 साल पहले आज ही के दिन दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की थी, जिसे जामिया तशद्दुद के नाम से जाना जाता है। पिछले साल 15 दिसंबर को दिल्ली पुलिस की कार्रवाई में जामिया के कई तुलबा उस वक्त बुरी तरह जख्मी हो गए थे जब कैंपस में दिल्ली पुलिस के जवान दाखिल हुए और लाइब्रेरी में पढ़ रहे तुलबा को भी नहीं बख्शा। जामिया तशद्दुद के 1 साल मुकम्मल होने पर देखिए खास रिपोर्ट। आपको ये जो बस दिखाई दे रही है, ये बस डीटीसी की बस है, लेकिन दिल्ली पुलिस की ड्यूटी पर यह बस आई हुई। यहाँ से जो मौलाना मोहम्मद अली जोहर मार्ग है, जो ट्रैफिक यहाँ से गुजर रहा है, इस मार्ग पर इस कैंपस के अंदर आप देखेंगे, चाहे जामिया मेट्रो स्टेशन से लेकर के और सुखदेव विहार मेट्रो स्टेशन के बीच में जो पूरा कैंपस है, इस कैंपस में सीआरपीएफ के आपको जवान दिखाई देंगे, दिल्ली पुलिस के जवान दिखाई देंगे। बहुत सारी जो पुलिस के ज़रिए से बसें यहाँ पर खड़ी की गई हैं, ताकि अगर किसी तरह के तरीके से कोई नया प्रोटेस्ट शुरू होता है तो उसको लेकर के कार्रवाई की जा सके। जामिया में गुज़िश्ता कई दिनों से सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं। 15 दिसंबर को ही पिछले साल शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज कर रहे लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई की थी। दिल्ली पुलिस ने जामिया कैंपस में घुसकर लाइब्रेरी में पढ़ रहे तलबा को बेरहमी से पीटा था, जिसमें दर्जनों तलबा बुरी तरह जख्मी हो गए थे। जो छात्र पढ़ रहे थे उन पर लाठीचार्ज किया था, क्योंकि जिस तरीके से वायलेंस शुरू हुआ था एनआरसी और सीए के खिलाफ जो प्रोटेस्ट चल रहा था, उसमें जो जिस तरह से एक पूरा मार्च निकाला गया और पार्लियामेंट की जानिब बढ़ने की कोशिश की गई, पुलिस ऑफिसर्स ने, सिक्योरिटी एहलकारों ने, पुलिस ने उनको रोका और उसके बाद वहाँ पर कुछ गाड़ियों को आग लगा दी गई थी। उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस इब्न सीना ब्लॉक में भी कार्रवाई की थी। बहुत सारे छात्रों को चोटें आई थी। आज उसका 1 साल पूरा हो गया है। बगैर इजाज़त कैंपस में दाखिल होने और जामिया की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाने के सिलसिले में जामिया इंतज़ामिया की जानिब से जामिया नगर थाने में 16 दिसंबर को शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन आज तक इस मामले में FIR तक दर्ज नहीं हो सकी है। मामला साकेत कोर्ट में है। जामिया के चीफ प्रोक्टर वसीम अहमद खान का कहना है कि ऐसा हादसा था जिसको भुला देना ही अच्छा है। देखिए, हम 16 दिसंबर 2019 को हम लोगों ने अपनी एक कंप्लेंट उसमें थाना जामिया नगर में दी थी और उस कंप्लेंट को उन्होंने ये कह दिया कि हमने वो क्राइम ब्रांच को सौंप दी है और उसके बाद स्टूडेंट्स का हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव था, तो हमें कोर्ट जाना पड़ा और मैटर सब जुडिस से। हम सबसे ये कहेंगे कि इन्नल्लाह मअ साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ जो है वो ईश्वर होता है और तलबा जो हैं वो जो उसको भूल कर और आगे अपनी पढ़ाई की तरफ जो है यानी ध्यान दें। वहीं कानून के माहिरीन से जब पूछा गया कि इस मामले में अब तक FIR क्यों नहीं दर्ज हुई है, तो उनका कहना था कि इस मामले में हाई कोर्ट से फैसला आना ज़रूरी है, तभी किसी कार्रवाई पे बात हो सकती है। जामिया मामला जब हुआ था तो लोग पहले सुप्रीम कोर्ट गए थे ये मांग करते हुए कि एक इंक्वायरी हो। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट भेज दिया।
हाईकोर्ट में मामला चला है, सुनवाई हो चुकी है और अभी फैसला आना बाकी है। बीच में कोविड भी तो हुआ है था, तो मामले में तेज़ी नहीं हुई है। पर अगर आप ये मुझसे पूछ रहे हैं कि इसके अलावा कुछ और हो सकता है, मेरा जवाब यही होगा कि फ़िलहाल कुछ नहीं हो सकता है। हाईकोर्ट का मामला है और जब तक वहाँ से फैसला ना आए तो आगे बढ़ना संभव नहीं है। जामिया तशद्दुद के मामले में दिल्ली पुलिस ने मुजाहिरीन के खिलाफ FIR दर्ज की, जिसके तहत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। बाद में मामला दिल्ली फसाद की साजिश से जुड़ता चला गया और जामिया के 3 तलबा और एक साबिक तालिब इल्म को गिरफ्तार कर लिया गया। जामिया के तलबा 15 दिसंबर को याद करके जज्बाती हो जाते हैं और उस दिन को यौम सियाह के तौर पर याद करते हैं। और रवैया था हुकूमत ने जिस तरह से क्रैकडाउन किया और पूरी यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी से खड़े होने वाले स्टूडेंट्स के खिलाफ जिस तरह से हथियारों का इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, बेपनाह लाठी चार्ज की गई, गोलियां तक चलाई गई, लाइब्रेरी में घुस के मारा गया, लाइब्रेरी में तोड़फोड़ की गई, लाइब्रेरी का पूरा जो स्ट्रक्चर था उसको डिस्टर्ब किया गया, फिर उसके बाद मस्जिद में घुसे, मस्जिद में स्टूडेंट्स को मारा गया। ये जामिया की हिस्ट्री में या किसी भी, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की किसी भी कैंपस की हिस्ट्री में ये पहला वाक़या होगा। पिछले 1 साल में हमने देखा है कि खासकर जामिया और अलीगढ़ के कई सारे छात्र, कई सारे ऐसे बच्चे जो राजनीति में नहीं थे, जो सोचते थे कि राजनीति करना गलत है, आज वो तमाम लोग एक मंच पर मजबूती के साथ खड़े होकर लड़ाई को लड़ रहे हैं। वो हर एक मुद्दे पर बोल रहे हैं। जामिया तशद्दुद में पुलिस की कार्रवाई के दौरान यूनिवर्सिटी की प्रॉपर्टी को 2 करोड़ 26 लाख का नुकसान हुआ। इसका हर्जाना यूनिवर्सिटी ने अपने दावे में मांगा है। इसके अलावा इस मामले का एक पहलू ये भी है कि जामिया इंतजामिया की जानिब से HRD मिनिस्ट्री को भी एक रिपोर्ट भेजी गई थी, लेकिन इस पूरे मामले में कार्रवाई के नाम पर हर तरफ खामोशी है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। कोरोना कहर में अक़लियती तलबा के तालीमी मसाइल को हल करने के लिए भोपाल की मुस्लिम तंजीमों ने मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड से मुतालबा किया है। वक्फ बोर्ड के ज़ेर एहतमाम पहले अक़लियती तलबा के लिए न सिर्फ मुकाबला जाती इम्तहानात के लिए मुफ्त कोचिंग चलाई जाती थी, बल्कि 9वीं से 12वीं बोर्ड के तलबा के लिए वक्फ बोर्ड कैंपस में मुफ्त कोचिंग का इंतजाम करने के साथ तलबा को तालीम के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाती थी। मगर गुज़िश्ता चंद सालों में बोर्ड के होने से न सिर्फ अक़लियती तलबा के लिए मुफ्त कोचिंग का सिलसिला मुनक़ता हो गया, बल्कि उनकी स्कॉलरशिप को भी बंद कर दिया गया है। पूरे मामले पर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने समाजी तंजीमों के नुमाइंदों से खास बातचीत की। 2001 के सर्वे के मुताबिक 85,000 करोड़ से ज़्यादा वक्फ की इमलाक, लेकिन अगर यहाँ पर सरकारी ग्रांट न मिले तो मुलाजिमिन को तनख्वाह भी नहीं मिल सकती। और मुलाजिमिन तनख्वाह की बात करें तो 4 महीने से तनख्वाह ऐसी भी नहीं मिली है। यहाँ पे जो फलाई काम हो रहे थे वो भी बंद है। यहाँ पर समाजी तंजीमों के लोगों ने या वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारान से मुलाकात करने के लिए आए, उनसे जानते हैं कि आखिर जो है आप लोगों के यहाँ तक आने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमीयत उलमा मध्य प्रदेश के ज़रिए आज वक्फ बोर्ड के दफ्तर में पहुँचकर मुतालबा किया गया है कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की आमदनी जो है 2.5 करोड़ रुपये बताई गई है अभी, और उसके बावजूद जो है मध्य प्रदेश सरकार से भी 1 करोड़ रुपए जो है वक्फ बोर्ड को ग्रांट मिलती है, पर मुसलमानों की फलाह और बहबूदी के कोई काम नहीं हो रहा है। आज ही हम लोग यहाँ आए मेमोरेंडम देने के लिए, कोशिश तरह की फलाह काम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भाई जो भी वक्फ एक्ट में पहले से मौजूद हैं, बेवाओं की मदद करना, यतीमों की मदद करना और एजुकेशन से मुतालिक जो काम है, स्कॉलरशिपें हैं, बहुत से फलाही काम हैं जो वक्फ बोर्ड में पहले से मौजूद हैं। आपने कहा कि वक्फ बोर्ड में पहले से मौजूद है, मुझे ये याद है इसी वक्फ बोर्ड के कैंपस में जो है बच्चों के लिए फ्री कोचिंग दी जाती थी, और कोरोना की बात करें तो ऐसे में बच्चों को बहुत ज़रूरत है कोचिंग की, लेकिन कोई इंतजाम नहीं हो रहा है। आज के वक्त में जब कोरोना की वजह से पढ़ाई डिस्टर्ब हुई है, जाने आने में स्कूल में पाबंदी है, लेकिन इस कंडीशन के अंदर भी ऑनलाइन स्कूल बहुत सारे हैं जो ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। अगर काम करना चाहे तो कोई बहाना नहीं है, और अगर काम ना करना चाहे तो हज़ारों बहाने हैं। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड एक सोने के कान में बैठा हुआ कंगाल, जिस तरीके से इसको कहा गया कोई गलत नहीं है, इसलिए कि यहाँ मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति वह हज़ारों करोड़ रुपए के अंदर है। अगर उसकी सही से देख रेख करी जाए तो उसके अंदर से आमदनी भी कई करोड़ों में आएगी। क्यों लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ घाल मेल है, दाल में कुछ काला है?
नहीं, दाल में काला अगर नहीं होता तो इसकी आमदनी से मुसलमानों की बड़ी फलाह बहबूदी के काम किए जा सकते थे, बड़े बड़े स्कूल बनाए जा सकते थे, कॉलेजेस बनाए जा सकते थे और भी बहुत सारे फलाही काम वो किए जा सकते थे। कभी कहाँ महसूस कर रहे हैं? वक्फ बोर्ड की पूरी तरह कमी है कि लोग आते हैं जाते हैं और अपना जो है फ़ायदा लेकर वक्फ बोर्ड के ज़रिए चले जाते हैं और उनको कौम और मिल्लत की बिल्कुल फिक्र नहीं होती। खिदमत करने वाले खुशहाल हो जाते हैं। जी, खिदमत करने वाले खुशहाल हो जाते हैं और बाकी लोग जैसे कंगाल हैं, कंगाल ही हैं और उनके फलाह के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा। ऐसे में समाजी तंजीमों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्या कदम उठाएंगे? देखिए, हम तो हमेशा से वक्फ बोर्ड से और हुकूमत मध्य प्रदेश से, वज़ीर आला से सबसे मुतालबात करते आए और जो भी कानून के दायरे में होगा वो कोशिशें हमारी जारी रहेंगी और इंशाल्लाह ये भी कोशिश करेंगे कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को उससे फ़ायदा पहुंचाने के लिए आवाम भी बेदार हो और भी जो तंजीमें हैं वो भी काम कर रही हैं। तो बहुत सी तंजीमें इसके लिए फ़िक्रमंद हैं। अब ज़रूरत यह है कि वक्फ बोर्ड को अपना अहम किरदार निभाना चाहिए और कौम की फलाह और बहबूदी के जो काम उसके ज़िम्मे हैं उसके ऊपर जिम्मेदारी निभाना चाहिए। जिम्मेदारी अगर निभाते तो इसकी पूरी प्रॉपर्टी सरकारी लिखी नहीं जाती? नहीं, सरकारी लिखने में देखिए कई करोड़ रुपए की, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी जो है सरकारी रिकॉर्ड में लिख दी गई है और उस वक्त वक्फ बोर्ड यहाँ मौजूद थी, पूरे सदस्य भी थे, वक्फ बोर्ड सदर भी थे, उसके बावजूद इतनी बड़ी गलती हो जाना ये तो ऐसा लगता है बिल्कुल मतलब शक का बाइस है ये। तो फिर हम ये भी देखते हैं कि आपकी तारीखी मसाजिद भी जो है नाजायज कब्जे में लिख दी गई है। देखिए, ये तो हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है कि हमारे यहाँ भोपाल के अंदर आसार ये महकमा मौजूद होने के बावजूद वक्फ बोर्ड, मुतवल्ली कमेटी, औकाफ, शाही औकाफ, मसाजिद कमेटी, इतने सारे महकमे होने के बावजूद भी और इतने बड़े बड़े ज़िम्मेदारान शहर के यहाँ मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी के अंदर और ऐसे ये रिकॉर्ड के अंदर जो है इसको अवैध घोषित कर देना, इतनी कदीम मस्जिदों को, इनका तो पुराना बहुत वैसे भी शाही रिकॉर्ड है पुराना, लेकिन उसके बाद ये होना ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि कहीं ना कहीं हम भी सो रहे हैं, हमारे ज़िम्मेदारान भी सो रहे हैं, जिनको शहर के आवाम ज़िम्मेदार मानती वो भी सो रहे हैं। जहाँ एक तरफ जो है महकमे ज़िम्मेदार है, वहाँ दूसरी तरफ हमारे ज़िम्मेदार भी इसके ज़िम्मेदार हैं। यकीनी तौर पर अगर जो है दोनों तरफ से कोताही नहीं होती तो आज इतना बड़ा नुकसान वक्फ बोर्ड का नहीं होता कि जो शहर की तारीखी मसाजिद है उसको जो है नाजायज़ कब्जे में लिख दिया जाए। और इसके साथ साथ अगर हम दूसरी उसकी बात करें तो जो है 36,416 प्रॉपर्टी को जो है रेवेन्यू रिकॉर्ड में सरकारी लिख देना और फिर यहाँ पे लोगों की बात करें तो खामोशी जो है कहीं ना कहीं मानेखेज है। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने सूबाई सतह पर अक़लियती तलबा के लिए मुनज़्ज़म अंदाज में प्लान बनाकर काम करने का फैसला किया है। MP वक्फ बोर्ड के एजुकेशन प्लान पर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने बोर्ड के CEO जमील अहमद खान से खास बातचीत की। इसलिए वक्फ की ताकि इससे आने वाले ज़मानों में फलाह के काम हो सके। वक्फ बोर्ड मध्य प्रदेश में भी मौजूद है और 1961 से मौजूद है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है, लेकिन फलाही काम कहीं ना कहीं मुतासिर हो। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वक्फ बोर्ड के CEO जमील अहमद खान साहब मौजूद है। उनसे जानते हैं जमील साहब जो है किस तरह से फलाही काम और ख़ासतौर से अगर हम एजुकेशन की बात करूँ क्योंकि सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। हमारे देश के कई स्टेट्स में जो है मुस्लिम इदारे जो है ना एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। ख़ासतौर पर मैं बात का जिक्र करूँगा कर्नाटक का, मैं केरल का जिक्र करूँगा और मैं दिल्ली के जामिया मिलिया का जो है जिक्र करूँगा। इसमें कई ऐसे लोग हैं जो एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। आपने मुझे बताया था अभी कि बोर्ड की तरफ से एक कोचिंग क्लासेस यहाँ थी जो अभी रन नहीं कर रही है। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि ऐसे इदारों से हम लोग पहले रब्ता करें, उनसे बातचीत करें, उनके आइडिया लें। उनके आइडिया पे हम जो है एक फौरी तौर पर टाइप का काम नहीं करें, एक उसको स्ट्रक्चरल उस तरीके से उसको हम करें। तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसे लोगों से, इनकी फाउंडेशन से हम बात करेंगे। इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते हमारी बात होगी, कुछ लोगों से मैंने बात की भी है और उनकी जो आइडिया होंगे उस पर हम अपने स्टेट के आइडिया को मिलाकर कोई एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे ताकि ये जो कोचिंग क्लासेस की आप बात कर रहे हैं ये उसका स्थायी रूप ले सके। यकीनी तौर पर अस्थायी रूप तभी हो सकता है जब हमारे पास कोई बेस होगा, कोई प्लानिंग होगी और इसके साथ जो है क्योंकि लोगों की नज़र भोपाल की तरफ है क्योंकि भोपाल कैपिटल है। जब हम भोपाल को एक मॉडल बना के काम करें तो मध्य प्रदेश की दूसरी जो सोची जहाँ पे मुतल्ली कमेटियाँ हैं उससे भी हम इसका फलाही काम ले सकते हैं। और इसके लिए भी हमें एक सोशल अवेयरनेस भी चलाने की ज़रूरत है कि लोगों को ये भी नहीं पता कि ये ज़मीन वक्फ बोर्ड की है कि नहीं है और वहाँ पर कोई भी इंक्रोचमेंट कर लेता है।
हम लोगों ने अभी एक प्लान किया है और कि एक साइन बोर्ड ऐसा बनाया जाए जो हर वक्फ प्रॉपर्टी पर लगाया जाए, जिससे लोगों को ये पता हो कि ये प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी है। इसका डिजाइन हम लोगों ने तैयार किया है, जल्दी से जल्दी इसको बोर्ड की मीटिंग में रखेंगे और जैसे ही इसका अप्रूवल मिलता है तो इसकी शुरुआत हम लोग भोपाल से करने का प्लान कर रहे हैं। इसमें किस किस तरह की चीजें फलाई काम की, क्योंकि एजुकेशन जैसे मैंने बात की, ये कोचिंग एक मामला आ गया, स्कॉलरशिप का है। इससे पहले भी हायर एजुकेशन के लिए सारी चीजें दी जाती थी, क्योंकि बच्चे जैसे अब कोरोना का पीरियड है, लोग चाहते हैं कि स्कॉलरशिप कैसे मिले तो कुछ अपनी एजुकेशन सिलसिले को आगे बढ़ा सकें। देखिए कि पिछला जो मीटिंग का हमने एक बोर्ड का फैसला देखा है, जिसमें ये बात आई है कि भोपाल में कुछ लैंड पे जो है एक यूनिवर्सिटी जो है कायम की जाए और जिसमें जो है एजुकेशन पे काम किया जाए। उस बोर्ड के उस फैसले को मैंने निकाला है और उस बोर्ड के फैसले को मैं देख रहा हूं। अगर उस बोर्ड की फैसले की मंशा हुई तो भारत सरकार की स्कीम्स हैं, उस स्कीम्स का उस बोर्ड के फैसले से जोड़कर देखकर हम लोग एक प्लान तैयार करेंगे इंशाअल्लाह ताला कि हम यहाँ पर एक एजुकेशन इदारा को भी बना सकें। हम देखते हैं कि जो है मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड चाहता है कि बच्चों को एजुकेशन के मैदान में कुछ काम किया जाए और इस तरह से जो है उसने अपनी कोशिश तैयार करी ताकि आने वाले दिनों में यहाँ पे बच्चों को कोचिंग भी दी जा सके और फिर दूसरे जो फलाई काम है उस पर भी काम किया जा सके। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल। इस वक्त की बड़ी खबर, जामिया के तुलबा ने निकाला कैंडल मार्च। जामिया तशद्दुद के 1 साल मुकम्मल होने पर जामिया के तुलबा ने कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। आपको बता दें 4 लड़कियों समेत 20 तुलबा पुलिस की हिरासत में है। उमर खालिद की वालिदा और बहन भी पुलिस हिरासत में है। आज ही के दिन 1 साल पहले जामिया स्टूडेंट्स पर पुलिस की कार्रवाई हुई थी और आज जामिया के तुलबा ने कैंडल मार्च निकाला। 4 लड़कियों समेत 20 तुलबा को पुलिस ने हिरासत में लिया है। वहीं उमर खालिद की वालिदा और बहन भी पुलिस हिरासत में है। हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके। खुरम, 1 साल पहले जामिया के स्टूडेंट्स पर पुलिस की बर्बरियत हुई और आज जब 1 साल बाद भी पुलिस का रवैया बिल्कुल वैसा ही दिखाई दे रहा है। खुरम, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल, आपकी आवाज मुझे मिल रही है। आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी खुरम, आपकी आवाज हम तक पहुंच पा रही है, बताएं। देखिए, थोड़ा सा करेक्शन है कि जामिया के तलबा की तरफ से मार्च नहीं था, बल्कि जामिया नगर के इलाके में एक मार्च निकाला गया है जिसमें उमर खालिद की वालिदा और उमर खालिद की बहन ये लोग शामिल थे। पहले जामिया कैंपस के आसपास मार्च निकलना था, लेकिन जब पुलिस की बहुत ज्यादा वहां पर नफरी थी और पूरा कैंपस एक तरह से छावनी में तब्दील था, उसको देखते हुए ये मार्च बटला हाउस में जाकिर नगर की तरफ पड़ रहा था, बटला हाउस में निकाला जा रहा था। उसी दरमियान दिल्ली पुलिस ने तकरीबन 20 लोगों को डिटेन किया है और उसमें उमर खालिद की वालिदा और उनकी बहन भी शामिल है। लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि दिल्ली पुलिस उनको कहाँ लेकर गई है। तकरीबन 4 लड़कियां हैं उसमें और 15-16 के करीब जो लड़के हैं उनको दिल्ली पुलिस के जरिए से उठाया गया है। तो अभी तक इस तरह के इत्तलात है, लेकिन हालांकि कहाँ ले गए, किस जगह पर हैं, अभी तक इसका पता नहीं चल पाया है। अलबत्ता हमारे सोर्सेज के हवाले से ये खबर जरूर आई है कि उन्हें जामिया नगर के इलाके में कहीं पर लाकर छोड़ा जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी तक तमाम के तमाम लोग जेर हिरासत हैं। तकरीबन 7 से 8 बजे के बीच में ये कैंडल मार्च निकाला जा रहा था जी। और जिस तरह से बरसी थी और जिस तरह से बर्बरियत देखने में आई थी 1 साल पहले लाइब्रेरी में जिस तरह से लाठी चार्ज हुआ था दिल्ली पुलिस के जरिए से, उस तमाम चीजों को लेकर के और एनआरसी और शहरियत तरमीम कानून के खिलाफ अपने जज्बात का इजहार करने के लिए पूरा मार्च निकाला जा रहा था। कोई अलग से ऐसी कॉल नहीं थी, कुछ लोगों के जरिए मार्च जरूर निकाला गया है। बिल्कुल। खुरम, ये बताएं कि जामिया नगर में इस वक्त हालात कैसे हैं? क्या स्टूडेंट्स अभी भी सड़कों पर है? देखिए, जामिया नगर में हालात बिल्कुल आम दिनों की तरह है। हालांकि हसासियत को देखते हुए और पूरी बरसी को देखते हुए पुलिस के अपने इनपुट्स होते हैं, सोर्सेज होते हैं। कई दिनों से यहाँ पर सिक्योरिटी काफी सख्त है, चाहे शाहीन बाग का इलाका हो, उसके आसपास का इलाका हो, वहाँ पर काफी ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं। तो जामिया
मिलिया इस्लामिया का कैंपस हो, जहाँ पर 2 जगह एहतजाज हो रहे थे, चाहे शाहीन बाग के आसपास हो रहा था, जामिया में हो रहा था, दोनों जगह सिक्योरिटी काफी सख्त थी और बहुत सारी बसें लगाई गई थी। हमने अपने एक दूसरे प्रोग्राम में अपने सामने नाजरीन को दिखाया भी था कि किस तरीके से एक छावनी बना दिया गया था कैंपस को। तो सिक्योरिटी काफी सख्त है, लेकिन हालात फिलहाल नॉर्मल है, लेकिन लोगों में थोड़ा सा सिक्योरिटी को देख करके थोड़ी सी तशवीश जरूर है। बिल्कुल खुरम, बेहद शुक्रिया आपका। कर्नाटक के कानून साज काउंसिल में हुई हंगामा आराई पर अफसोस और तशवीश का इजहार किया जा रहा है। बेंगलुरु में मुस्लिम दानिश्वरों ने कहा कि काउंसिल के ऐवान में हुई खींचतान, धक्का मुक्की, तोड़फोड़ की कोशिश जमहूरी इक़्तिदार को पामाल करती है। इस मौके पर मुस्लिम दानिश्वरों ने जेडीएस पार्टी के रवैये पर भी नाराजगी का इजहार किया। वाज़ेह है कि जेडीएस ने आज काउंसिल में बीजेपी का साथ दिया है। बीजेपी की तहरीक अदम एतमाद के जेडीएस ने तायीद की है। कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले कानून साज काउंसिल के चेयरमैन प्रताप चंद्र शेट्टी को हटाने के लिए तहरीक अदम एतमाद पेश की गई थी। मुस्लिम दानिश्वरों ने कहा कि जेडीएस एक जानिब गौकशी पर पाबंदी के बिल की मुखालफत कर रही है तो दूसरी जानिब बीजेपी का साथ क्यों दे रही है। कर्नाटका लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो हंगामा हुआ, जिसको अपर हाउस कहा जाता है, ऐवान बाला में जिस तरह से अरकान ने हंगामा किया, बहुत ही शर्मनाक वाक़या है। मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहने वाले एमएलसीज अगर इस तरह बिहेव करते हैं तो पता नहीं अवाम इसको किस तरह से देखेंगे कि कैसे लोगों को मुंतखब करके वहाँ भेजा गया है। जेडीएस का जहाँ तक सवाल है, वो हमेशा 2 घोड़ों की सवारी करती आई है, जिसके नतीजे में वो कभी भी जो है ऊपर नहीं उठ पाई है। कभी वो कांग्रेस के साथ नज़र आती है तो कभी इसका झुकाव बीजेपी की तरफ। मौजूदा हालात में एक तरफ कुमारस्वामी और देवेगौड़ा का ये कहना है कि वो किसानों के हमदर्द हैं, अक़लियतों के हमदर्द हैं। दूसरी तरफ वो जो है काउंसिल के अंदर अब बीजेपी का सपोर्ट करके इनडायरेक्ट तरीके से क्या वो बिल की हिमायत करना चाहते हैं, ये भी एक सवाल पैदा हो रहा है। आज इंटरनेशनल टी डे है। इंसानी समाज में चाय के इस्तेमाल और उसकी अहमियत को उजागर करने के लिए हिंदुस्तान समेत जनूब मशरक़ी एशिया में आज के दिन को यौम चाय के तौर पर मनाया जाता है। हैदराबाद की तहजीब में चाय की अपनी अहमियत है। तेजी से बदलते ज़माने के बावजूद हैदराबादियों में चाय की अहमियत कम नहीं हुई। हाँ, चाय नोशी के तरीक़ेकार में ज़रूर तब्दीली आई है। पहले हैदराबाद में सिर्फ ईरानी चाय पी जाती थी, लेकिन आज हैदराबाद में मुख्तलिफ जायकों की चाय फरोख्त होती है। पेश बैन अक़वामी यौम चाय के मौके पर चाय के शौकीन हैदराबादियों के तासुरात। तो उनकी सुबह जो है चाय से होती है और चाय एक ऐसा माहौल बना चुकी है लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का। बाहर निकले तो चाय, और फंक्शन हो तो चाय, कोई तकरीब हो तो चाय। तो चाय का माहौल हैदराबाद के अंदर दूसरे जगहों से बिल्कुल अलग है। हैदराबाद की मेहमान नवाजी में एक ऐसी चीज़ बनी हुई है कि जो है चाहे कोई भी आओ, मेहमान आओ या फिर कोई सेलिब्रिटी हो, कुछ भी आओ, पहले उनके सामने पेशकश की जाती चाय की। हैदराबाद की चाय इसीलिए जो है ना मारूफ और मशहूर है। चाय का काम ही जोड़ना एक दूसरे को। हाँ, आपको तकरीब कौन सी भी हो, चाहे वो रोड पे मिलो या कहीं घर पर मिलो या कहीं ऑफिस में मिलो या फंक्शन में मिलो, चाय बगैर जो है तकरीब मुकम्मल नहीं होती। सीधी बात। नींद उठती है उसको सबसे पहले चाय होना पड़ता, और चाय भी ऐसी होना कि टेस्ट होना। और हैदराबाद की शान ये है कि हैदराबाद में एक से एक चाय मिलती है आपको, कई फ्लेवर यहाँ पर दस्ती। 1/2 पीते हैं चाय बोल के, और गाना भी मशहूर है हमारा। हम लोग को फुल चाय पीने की आदत नहीं है, हर 1 घंटे 2 घंटे को हम लोग आधी चाय पीते रहते हैं। सुलेमानी अदरक है, सुलेमानी लेमन टी है, सिनेमन फ्लेवर है, एप्पल सिनेमन हो गया है, पाइनएप्पल सिनेमन है, हनी स्ट्रॉबेरी टी है, मैंगो मिंट है। हम लोग टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करते हुए, जैसा कि ग्रीन टी को जिस रिक्वायर्ड टेम्परेचर पे, जिस रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ पे सर्व करनी चाहिए, उस तरीक़े से हम लोग जो है सो तो सर्व करते हैं, और काफ़ी तादाद में लोग इसे पसंद भी करते हैं। आजकल काफ़ी लोग मट्टी के कप्स में भी जो है सो चाय पीना प्रेफर कर रहे हैं। चाय के यूजुअली फ़ायदे भी काफ़ी होने की वजह से चाय का कंजम्पशन, वेदर इट्स विंटर या रेनी सीजन हो या समर हो, उस दौरान में भी काफ़ी तादाद में की जाती है। इसी यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ की जो संस्कृति है, वो गंगा जमुना की सरस्वती है। ऐसा मजहबी जो कल्चर है, बहुत प्यारा कल्चर है। इसको देखना है तो यहाँ की चाय जरूर पीना, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि चाय पीने से अपने अंदर तंदुरुस्ती आ जाती है।
नाजरीन, खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।